नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज रिवीजन कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने रिवीजन किया। ये पहले चैप्टर में 1.3 है। 1.2 मैंने आपको इसलिए नहीं बताया, उसमें आलेख है, उसको बाद में बताते हैं। 1.3 में क्रैमर के नियम से जो है वह युगपत समीकरण को हल करना है। तो क्रैमर का नियम जो है वह सबसे पहले मैं आपको क्रैमर का नियम फिर से लिखकर बता रहा हूँ। मैंने पहले भी बताया था, अभी फिर बता दे रहा हूँ, और उसके बाद इसके सवाल को हल करेंगे। जो युगपत रेखीय दो चरांक वाले रेखीय समीकरण अर्थात युगपत समीकरण का जो है उसमें उसका स्वरूप होता है ax प्लस by इक्वल टू c। तो दो समीकरण होगा, ये a1x प्लस b1y बराबर c1। क्यों लिखा गया? क्योंकि ये a b c जो है वास्तविक संख्याएं हैं, अर्थात 1 2 3 4 5 है, ऋणात्मक भी होती है, धनात्मक भी होती है। तो इसलिए जो है हमने उसको लिखा a1x प्लस b1y बराबर c1। यहाँ a1 b1 c1 संख्या रहेगी, वो धन में भी होती है, ऋण में भी होती है। इसके सामने जो चिन्ह रहेगा वही होगी। दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y बराबर c। अब इसमें सबसे पहले हम d का मान निकालते हैं। d का मान निकालते हैं तो a1 a2 और b1 b2 लिखते हैं, और इसका तिर्यक गुणा करते हैं। जब तिर्यक गुणा करते हैं तो ये तिर्यक गुणा करके जो मैंने लिखा है इसको निश्चयक भी बोलते हैं। निश्चयक का मान ज्ञात करो, संख्या देगा, अभी मैं बताऊंगा आपको। तो इसका तिर्यक गुणा करते हैं, और तिर्यक गुणा करके पहले इसमें a1 में b2 का गुणा करते हैं। पहले इसका गुणा कभी नहीं करेंगे, पहले इसके ऊपर से आएंगे a1 b2 और माइनस a1 b2 माइनस a2 b1। तो यहाँ हो गया। दूसरा फिर dx का मान निकालते हैं। जब x आ गया तो x वाला कॉलम छोड़ देते हैं, पहले c1 c2 को लिखते हैं, फिर b1 b2 को लिखते हैं। फिर वैसे ही तिर्यक गुणा करेंगे, c1 b2 का गुणा करेंगे और b1 c2 का गुणा करेंगे। उसके बाद फिर dy निकालते हैं। dy में यह y हट जाता है, और पहले यह a1 a2 लिखा जाता है और बाद में c1 c2। dx में हमने पहले c1 c2 लिखा था और बाद में जो है वह b1 b2 लिखा था। तो dy बराबर हो गया a1 a2 और c1 c2। इसका जब हमने गुणा किया, a1 का गुणा c2 में होगा और a2 का गुणा c1 में होगा, और बीच में माइनस चिन्ह लगेगा। जब ये मान हमने निकाल लिया तो फिर x का मान निकालना होता है। x बराबर होता है dx बटे d और y बराबर होता है dy बटे d। कभी कभी आपका एक नंबर का सवाल पूछा जाता है, dx d और dy का मान दे दिया जाता है। ये आपसे x का मान पूछता है, y का मान पूछता है। तो ये सूत्र लगता है, ऐसे सवाल आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आइए हम जो है आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। आगे के प्रश्नों को कैसे हल करना है इसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। चलिए, पहला सवाल दिया है और फिर पहला निश्चयक का मान ज्ञात करो दिया है। दोनों एक ही चीज है। आइए, पहले सवाल में आपको निश्चयक, ये निश्चयक का चिन्ह होता है 3 4 2 और 5 करा। इसका मान ज्ञात करो। अभी मैंने बताया था, पहले इसका इसमें गुणा करेंगे और फिर माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे। अब देखिए, तो पहले 3 में गुणा होगा 5 का, तो 3 गुणे यहाँ 5 भरेंगे। 4 चौकट रहेगा, प्रत्येक पर आधा आधा नंबर होता है। माइनस, अब इसका इसमें गुणा करेंगे 4 गुणे 2। तो यहाँ कौन दिया गया है? 4 दिया गया है। बच कौन गया? 2। 4 गुणे 2। अब 3 में 5 का गुणा किया तो यहाँ हो गया 15। माइनस 2 में 4 का गुणा किया तो 8। अब 15 में से जो है 8 निकल गया तो हो गया 7। ये आपका सवाल रहा। वैसे इसको हल करना है, इसमें चौकट नहीं है, तो इसमें ऐसे कोष्टक बना लीजिए, ऋण 1 और गुणे 4, ऐसे कर लीजिए इसको। माइनस 2 गुणे 7, 2 गुणे 7। जब ऋण चिन्ह रहे तो उसको कोष्टक लगाएं, तो ऐसे कोष्टक लगा लीजिए। 4 एकम 4, ऋण का गुणा धन में हुआ तो ऋण 4 और माइनस 7 दूनी 14। अब दोनों समान चिन्ह वाले हैं इसलिए जुड़ जाएंगे। 14 और 4 हो गया 18, लेकिन जुड़ने में चिन्ह नहीं बदलेगा, माइनस 18 इसका मान हुआ। अगला सवाल भी आप देखिए, 5 और 0। पहले हम 5
बराबर लिखेंगे और पहले हम 5 में गुणा करेंगे शून्य का, 5 गुणे शून्य, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 7 का गुणा 3 में करेंगे, 7 गुणे 3, 5 में शून्य का गुणा किया तो शून्य, माइनस 7 में 3 का गुणा किया तो 7 त्रिक 21। अब 21 में से शून्य निकलेगा तो बचेगा 21 ही, लेकिन 21 का जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह हमने लिखा, -21। तो ऐसे ये भी सवाल है, थोड़ा भिन्न का है। इस बार मैंने आपको हल करने के लिए कहा था, ये परीक्षा में पूछा जाता है। पहले हम क्या करेंगे, ऊपर लिख रहे हैं थोड़ा सा, बराबर मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, 7/3 और गुणे 3/2, इसका गुणा इसमें, माइनस 3/2 और गुणे 5/3। अब इस गुणा में ऊपर का ऊपर गुणा होगा और नीचे का नीचे, तो 7 त्रिक हो जाएगा 21 और बटे 3 दूनी हो जाएगा 6, माइनस 3 पचे 15 और बटे 3 दूनी 6, दोनों का हर समान है इसलिए हर को एक बार लिखा 6 और अंश 21 में से जो है वो 15 माइनस हो गया, 21 में से 15 निकल गया तो 6/6। यहाँ लिखने में थोड़ा जगह कम पड़ रही है और ये बराबर हो गया 30, तो इसका मान 1 हो गया। इस तरह से पहले में 3 सवाल थे और मैंने आपको तीनों सवालों को हल करके बता दिया। अगर आपको ये आ गया, निश्चय का मान निकालना आ गया, तो आप क्रमर के नियम से बहुत आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। आइए दूसरा सवाल, निम्नलिखित युगपत समीकरण को क्रमर की पद्धति से हल करो। एक सवाल 101% आने वाला है। पहला जो मैंने निश्चय का मान बताया वो 1 मार्क्स में सवाल आता है, 1 नंबर में वो सवाल आएगा। यह जो है यह 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का सवाल होता है और कम से कम 2 मार्क्स में ही आता है, अधिकतर 2 मार्क्स में ही आता है। तो आइए हम इसको हल करते हैं। दिए गए समीकरणों का ax प्लस by बराबर c से तुलना करने पर अब देखिए a1 का मान इस समीकरण में पहले में a1 का मान आया 3 और b1 का मान आया -4, क्योंकि इसके सामने जो है देखिए माइनस का चिन्ह लगा है, और c1 का मान आया 10, c1 बराबर 10। a2 दूसरे समीकरण में आएंगे तो a2 मिलेगा, a2 बराबर 4, b2 बराबर 3 और c2 बराबर हो गया 5। अब हमें d का मान निकालना है। सबसे पहले d बराबर होता है, ऐसे हमने लिखा a1 a2 और b1 b2, ऐसे लिख देते हैं। फिर बराबर हो गया, a1 की जगह हमने लिखा 3 और a2 की जगह लिखा 4, b1 की जगह लिखा ऋण 4 और b2 की जगह लिखा 3। फिर वही निश्चयक बन गया। अब इसका मान निकालना है। पहले हम 3 में 3 का गुणा करेंगे, 3 और गुणे 3, माइनस ऐसे बड़ा कोष्ठक लगा के -4 गुणे 4, -4 और गुणे 4। अब आप देखिए इस 4 को पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं, आप चाहे जैसे लिखिए। 3 त्रिका 9, माइनस का गुणा माइनस हो गया प्लस, 4 चौके 16, 16 और 9 हो गया 25, d का मान हो गया 25। अब मुझे dx का मान निकालना है। तो dx आपको मैंने बताया था, याद आ रहा होगा। dx लिखेंगे तो पहले c1 और c2, इसको बार बार इसलिए लिख रहे हैं कि इससे हमारा फार्मूला जो है तैयार हो जाएगा, हमको सरल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद लिखा b1 b2, जहां पर x रहेगा वहां पर यह x वाला नहीं लिखा जाएगा, dx है, और जब dy रहेगा तो y वाला नहीं लिखा जाएगा। तो dx में पहले c1 c2 लिखा जाता है, लेकिन dy में पहले a1 a2 लिखा जाता है। देखिए यहाँ c1 c2 पहले लिखा गया है, उसमें a1 a2 लिखा जाएगा। तो बराबर हो गया c1 10, c2 5, -4 और 3। फिर इसमें तिर्यक गुणा किया, 10 गुणे 3, 10 गुणे 3 माइनस 4 गुणे
5, तो -4 को पहले कर दिया और गुणे 5। 5 का 4 में गुणा होगा, हो जाएगा 20, लेकिन -2 बार है, 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 10 तिहाई 30 और प्लस 20 ये बराबर हो गया 50। किसका मान निकल गया? dx का। अब आइए dy का मान निकालते हैं। dy बराबर, पहले हमने कहा जब y आ गया तो पहले हमें a1 a2 लेना है, तो 3 और 4 10 और सॉरी सूत्र लिख लीजिए, पहले सूत्र लिखिए नहीं तो गड़बड़ा जाएंगे। सूत्र में आएगा a1 a2 और c1 c2। सूत्र लिख करके तब लिखेंगे, तो इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका मार्क्स कटने वाला नहीं, लेकिन आप लिखें तो याद रहेगा। यहाँ हो गया 3 और 4 और यहाँ हो गया 10 और 5, फिर 3 गुणा किया, 3 का 5 में गुणा किया, 3 5 15, 3 गुणे 5 माइनस 10 का 4 में गुणा किया, माइनस फिर 10 गुणे 4, यहाँ कोई ऋणात्मक नहीं है तो हो गया 5 तिहाई 15 माइनस 10 चौके 40, 40 में से 15 निकल गया 25, लेकिन 40 ऋण है और 15 धन है, इसलिए यहाँ पर ऋण चिन्ह लग जाएगा, ऋण 25। अब आपको मैं यहाँ x और y का मान निकाल करके बता दे रहा हूँ। यहाँ पर x बराबर dx और बटे d, dx का मान है 50 और बटे 25, देखिए d का मान है 25, 50 में 25 का भाग दिया तो x बराबर हो गया 2, x का मान मिल गया। अब मुझे y का मान निकालना है, सूत्र वही रहेगा, y बराबर dy और बटे d, जो मैंने पहले बताया था वही सूत्र है। अब देखिए यहां पर हो गया dy का मान हो गया ऋण 25 और बटे d का मान हो गया 25 और 25 से 25 कट गया तो यहाँ पर हो गया -1 और इसको कट किए होते तो यहाँ हो जाता 2, तो y बराबर हो गया -1। अब देखिए हल समीकरण, पहले हम x को लिखेंगे 2 और ऋण 1। इस तरह से आपका क्रमर के नियम से सवाल सॉल्व हुआ। जहां पर आपको कठिनाई थी उसको फिर से समझ लीजिए और सवाल को हल कीजिए। इसके जो और सवाल हैं उनको मैं अगले पीरियड में बताऊंगा। इतना आप तैयार कीजिए, इससे एक क्वेश्चन जो है परीक्षा में 100% आएगा। धन्यवाद।